नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 हमारे पास में है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, कठोर तथा मृदु अम्ल व क्षार। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी यूनिट है, 4th यूनिट है ये हमारी, से हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें किसकी, लुईस अम्लों का कठोर तथा मृदु अम्लों के रूप में वर्गीकरण की। तो जो हमारे पास में यहाँ फर्स्ट हेडिंग है, वो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास में यही है, लुईस अम्लों का कठोर तथा मृदु अम्लों के रूप में वर्गीकरण। लुईस अम्लों का कठोर तथा मृदु अम्लों के रूप में वर्गीकरण, ये हमारे पास में फर्स्ट हेडिंग है इसकी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसने समझाया था? हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.G. पियर्सन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे हमारे पास में, R.G. बोल लीजिएगा, जे बोल लीजिएगा, ठीक है, एक ही आएगा, R.G. पियर्सन। इन्होंने समझाया था 1969 में। ठीक है, 1969 में कि जो लुईस अम्ल होंगे, ठीक है, कौन? जो लुईस अम्ल होंगे वो कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। एक कैसे होंगे? हमारे पास में कठोर होंगे, और जो दूसरे वाले होंगे वे दूसरे हमारे पास में कैसे होंगे? मृदु होंगे। ठीक, इसी बेस पे इन्होंने एक दूसरी बात भी रखी थी यहीं कि जो बेस होंगे, ठीक है, जो हमारे पास में क्या होंगे? लुईस बेस होंगे, वे भी कितने टाइप के होंगे? हमारे पास में 2 टाइप के होंगे। एक हमारे पास में कैसे होंगे? कठोर होंगे, और दूसरे हमारे पास में कैसे होंगे? मृदु होंगे। एक मृदु होंगे और दूसरे कैसे होंगे? हमारे पास में कठोर होंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास में कैसे होंगे? 2 टाइप के होंगे। चलिए, अब यहाँ से आगे हम बात करने वाले हैं इसकी, किसकी? जो हमारे पास में लुईस अम्ल हैं इनकी। अब लुईस अम्लों की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे, अम्लों की भी और बेस की भी। तो मगर सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसकी? लुईस अम्ल की। कि जो लुईस अम्ल होंगे वे हमारे किस टाइप के होते हैं? लुईस अम्ल। तो हम यहाँ सबसे शुरू में जो बात करेंगे किसकी करेंगे? लुईस अम्ल की करेंगे। ठीक है, तो लुईस अम्ल धनावेशित आयन भी हो सकते हैं, उदासीन अणु भी हो सकते हैं। बस शर्त यह है इनकी क्षमता होनी चाहिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की, इनकी क्षमता होनी चाहिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप की हमारी होती है। ठीक है, धनावेशित आयन या उदासीन अणु जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो जो लुईस अम्ल होते हैं मेनली जो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? वो ये ही है कि इनकी प्रवृत्ति होती है क्या? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की। ठीक है, अगर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई भी ग्रहण कर लेता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लुईस अम्ल हो जाएगा। अगर कोई त्याग देता है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, पियर्सन के अनुसार इन अम्लों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए, किस किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? अब अम्लों का वर्गीकरण हमने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब हमने जो वर्गीकरण किया हुआ है वो किसका किया हुआ है? अम्लों का। अब फर्स्टली जो हम इसमें वर्गीकरण कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? हम यहाँ पर वो हम कर रहे हैं कठोर अम्ल का।
जो हमारे पास में फर्स्ट हेडिंग हमारी है वो हमारी क्या है, वो है हमारे पास में कठोर अम्ल। अब कैसे पता चलेगा कि हमें कोई कठोर अम्ल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब बात करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट में इसके, ठीक है। ये धनावेशित आयन या उदासीन अणु हो सकते हैं जिनके पास में एकांकी ग्रहण करने की विशेषताएं हो सकती है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, ग्रहण करने की विशेषताएं हो सकती है। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे इनकी एबीसीडी में बात करेंगे तो जितना छोटा आकार होगा अम्ल उतना ही कठोर होगा। बी पॉइंट की बात करेंगे, उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। अगर किसी के पास में उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है तो अब भी वह क्या है, कठोर अम्ल है। उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, इस कंडीशन में भी वो क्या होगा, इस कंडीशन में भी वो क्या होगा, एक कठोर अम्ल होगा। बात करेंगे किसकी, थर्ड पॉइंट की। तो सी है हमारे पास में और सी पॉइंट में है उसकी उच्च ध्रुवण क्षमता, ठीक है, उच्च ध्रुवण क्षमता। ऑक्सीकरण अवस्था तो आप सब समझते ही होंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था जैसे कि हमने ये लिख दिया Na प्लस, तो ऑक्सीकरण अवस्था +1, ये लिख दिया हमने Al 3+, तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, ध्रुवण क्षमता की। अब ध्रुवण क्षमता में याद रखिएगा हमारे पास में कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट, और उनमें अंतर होना चाहिए ज्यादा, जिससे क्या हमारे पास में जो परमाणु बनेगा उसकी ध्रुवण क्षमता कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमारे पास में है निम्न ध्रुवणीयता। अब ध्रुवणीयता के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो हमारा डी पॉइंट है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास में इसमें। ध्रुवण क्षमता के बाद में भी एक अलग पॉइंट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ध्रुवणीयता, अब ध्रुवणीयता के बारे में समझिएगा, ध्रुवणीयता हमारा क्या है, ठीक है। ध्रुवणीयता का मतलब है हमारे पास में अगर किसी के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल सरलता पूर्वक ध्रुवित नहीं होते हैं, ठीक है, वे भी हमारे क्या आ जाएंगे, कठोर अम्ल के ही उदाहरण में आ जाएंगे। इसमें हमने लिखा हुआ भी है निम्न ध्रुवणीयता अर्थात इसके बाह्य इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल सरलता पूर्वक ध्रुवित नहीं होते हैं। कठोर अम्लों के कुछ मुख्य उदाहरण क्षार धातु आयन जैसे कि हमारे पास में होते हैं Li+ या Na+ या K+, और क्षारीय मृदा धातुओं के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में है Be2+, Mg2+ और Ca2+, ठीक है। हल्के संक्रमण धातु भी इसी में ही आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में होता है Cr3+, या और हमारे पास में आ जाएगा इसमें Fe3+ या फिर CO3+, ये भी हमारे इसी टाइप में ही आ जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करेंगे मृदु अम्ल की, ठीक है। कठोर अम्ल की हमने बात कर ली है, अब जो हमें बात करनी है वो किसकी करनी है, हमें वो हमें करनी है मृदु अम्ल की, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मृदु अम्ल से। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में है मृदु अम्ल। अब अगर आपने कठोर अम्ल याद कर लिए हैं तो आपको मृदु अम्ल याद करने में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे धनावेशित आयन या उदासीन अणु हैं जिनके परमाणु में निम्न विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, पहली विशेषताएं बात करेंगे तो बड़ा आकार, इनके पास में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु है उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट तो दूसरे पॉइंट में है निम्न धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, सॉरी थर्ड पॉइंट की, 3 की, तो इसमें आ जाएगा इसमें निम्न ध्रुवण क्षमता, निम्न ध्रुवण क्षमता। और डी पॉइंट की बात करेंगे तो डी पॉइंट में हमारे पास में जाएगा इसमें उच्च ध्रुवणीयता। अब ध्रुवणीयता तो आपने अभी समझ लिया होगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने पहले ही समझाया है कि जो हमारे पास में ध्रुवणीयता होता है, ये ध्रुवणीयता हमारा होता क्या है।
आकार की बात करेंगे, परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था कम होनी चाहिए, निम्न ध्रुवण क्षमता होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए वो हमारे पास में उच्च ध्रुवणता का गुण रखने वाला होना चाहिए। अब हम इसके पॉइंट पे आएंगे अगर, तो ये पॉइंट हमने इसके क्लियर कर लिए हैं। उच्च ध्रुवणता का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इनके बाह्य इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल सरलता पूर्वक ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था में भी आपको समझा रहा था। ठीक है, अगर कोई परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जैसे कि Na ने क्या बना दिया, Na+ बना दिया। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कैसी है, निम्न है, 1 है। और हम बात करेंगे बी की, तो बी क्या काम करेगा, इसमें 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डाल इसे अपने डोनेट कर देगा, दान देगा। तो इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो याद रखिएगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है, उच्च है, और इसकी कैसी है, निम्न है। ये वाली कंडीशन है हमारे पास में इसकी। ठीक है, ये हमारे यहाँ से क्लियर हो गए हैं मृदु और कठोर अम्ल। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं इनकी टेबल की। हमने इनकी एक टेबल सी बनाई हुई है। ठीक है, जो हमने इनकी एक टेबल बनाई हुई है, अब हम उस टेबल की बात करें। चलिए, इस टेबल में हमने वर्गीकृत करा हुआ है किसे, कठोर अम्ल को। कठोर अम्ल हमारे कौन कौन से होंगे, फिर कठोर अम्ल के साथ साथ में हमने इसमें वर्गीकृत करा है सीमावर्ती अम्लों को, और बाद में हमने वर्गीकृत करा है किसे, मृदु अम्लों को। तो जो कठोर अम्ल होंगे ये हमारे होंगे इसमें H+, Li+, Na+, K+, ये हमारे फर्स्ट वाले से हैं। सेकंड वाले की बात करेंगे Be2+, Mg2+, Ca2+। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे डी ब्लॉक के आ जाएंगे, स्कैंडियम 3+, लैंथेनियम 3+, टाइटेनियम 4+। फिर इसके बाद में भी हमारे पास में आ जाएंगे ये Cr3+, क्रोमियम, आयरन 3+, कोबाल्ट 3+, एल्यूमिनियम 3+। इसके साथ साथ में न्यूट्रल है, Bf3 है, BCl3 है, Sn4+ है, Te4+ है, और I+7। ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, कठोर अम्ल। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, सीमावर्ती अम्लों की। ठीक है, अब हम सीमावर्ती अम्लों की बात करेंगे। अब जो सीमावर्ती अम्ल होंगे वे कौन से होंगे, तो सीमावर्ती अम्ल हमारे पास में आने वाले हैं इसमें जैसे कि Fe2+। अब याद रखिएगा इनमें बहुत डिफरेंस होता है, 2 और 3। ये सीमावर्ती हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, कठोर। ठीक है, Fe2+ या फिर CO2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, और ओस्मियम 2+, ये OS है हमारे पास में, Ru2+। फिर इसके साथ साथ में हमारे पास में है Sn2+, Pb2+, Sb3+, Bi3+, SO2। ठीक है, ये इस टाइप का हमारे पास में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास में सबसे लास्ट में आता है, वो सबसे लास्ट में हमारे पास में आता है मृदु अम्ल। अब मृदु अम्ल में हमारे पास में है Cu+, Ag+, Au+, और ये हमारे पास में है इसमें Cd2+, Hg2+, Hg+, Pd+, Pt2+, Ti+, Pt+4, और लास्ट में हमारे पास में है इसमें जैसे कि ये हमारे पास में होता है इसमें I+, Br-, कार्बीन्स। ठीक है,
तो इसमें ये भी आ जाएंगे हमारे पास में जो हमारे कार्बीन्स हैं, और कार्बीन के साथ साथ I+ और Br-, ये आपको याद, सॉरी Br+, ये आपको याद रखने हैं इसमें, क्योंकि इनके बेसिस पर ही आप रिएक्शन को समझा पाएंगे कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या फिर नहीं होगी। अब रिएक्शन आपसे यही पूछा जाएगा, इसमें से पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन ही आता है इसमें से, ठीक है, कि ये रिएक्शन इजीली हो जाती है, ये रिएक्शन इजीली नहीं होती है, या इसके साथ में ये आसानी से रिएक्शन करने के बाद में कंपाउंड बना देता है, जबकि ये इसके साथ में आसानी से रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंड बना देता है तो क्यों बना देता है, और कंपाउंड नहीं बनाता है तो फिर कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, यही क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। अब वर्गीकरण तो हम इसमें पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे वर्गीकरण किसका, कठोर बेस का। अब हम वर्गीकरण किसका पढ़ेंगे, बेस का पढ़ेंगे। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, किसका पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण बेस का। अब बेस भी कितने टाइप के होंगे हमारे, ये 2 टाइप के होंगे। जब हम फर्स्ट में बात करेंगे किसकी, कठोर बेस की बात करेंगे, और सेकंड में बात करेंगे किसकी, तो मृदु बेस की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इनकी भी डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे पास में कठोर बेस होंगे इनकी क्या विशेषताएं होंगी। तो कठोर बेस में जो परमाणु होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, उसका आकार कैसा होना चाहिए। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आकार कैसा होना चाहिए, उसका छोटा होना चाहिए। सेकंड बात करेंगे, उच्च विद्युत ऋणीयता होनी चाहिए उसकी। उच्च विद्युत ऋणीयता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो निम्न ध्रुवणीयता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, मृदु बेस की। तो जो डोनेट करेगा एक अंक इलेक्ट्रॉन युग्म को, उसका आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आकार बड़ा होना चाहिए, और निम्न विद्युत ऋणीयता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास में है उसकी क्या होना चाहिए, उसकी उच्च ध्रुवणीयता। उच्च ध्रुवणीयता उसकी होनी चाहिए। अब बात करेंगे इनके वर्गीकरण की, तो इनका भी हमने वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है, इनका भी वर्गीकरण हमने इसी टाइप से किया हुआ है। चलो भैया कठोर बेस की बात करेंगे तो कठोर बेस में हमारे पास में है, इसमें जैसे कि NH3 है, NH3 के साथ साथ में है RNH2, N2H4, H2O, OH माइनस, CH3COO माइनस, RO माइनस, ROH, ROR। ये हमारे पास में इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि ये भी हमारे पास में CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस और O2 माइनस। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है किसके, कठोर बेस के। अब हम बात करेंगे किसकी, सीमावर्ती बेस की। अब सीमावर्ती बेस हमारे पास में कौन कौन से होंगे, इनकी बात कर लेते हैं। तो सीमावर्ती बेस हमारे पास में ये होंगे C6H5NH2, ये एनिलीन है, C6H5N NO2 2 माइनस, SO3 2 माइनस, Br माइनस। बात करेंगे किसकी, मृदु बेस की। तो मृदु बेस हमारे पास में ये वाले आ जाएंगे यहाँ से, H माइनस, RSH, RS, S2 माइनस, Cn माइनस, CH3 माइनस, CO, SCN, S2, O3 2 माइनस, I माइनस, C6H6,
C2H4। ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, अब हमें रिएक्शन समझानी है। हमारे पास में क्या है, एक सिद्धांत है, इसमें एक सिद्धांत है हमारे पास में HSAB सिद्धांत। ठीक है बेटा, हमारे पास में जो सिद्धांत है वो सिद्धांत का नाम है हमारे पास में HSAB सिद्धांत। इसका मतलब भी समझ लीजिएगा, ये हमारा होता क्या है ये HSAB सिद्धांत। ये हमारे पास में हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट मतलब वही कठोर, मृदु अम्ल, क्षार, क्षार मतलब बेस सिद्धांत, ये है हमारे पास में। इसमें अब याद रखिएगा आप, अगर कठोर की रिएक्शन कठोर से होगी तो कंपाउंड कैसा होगा, जो हमारे पास में बन के आएगा कंपाउंड वो हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। और अगर वीक की किससे करा देगा, अगर जो हमारे पास में कैसा है, मृदु है, मृदु की किससे करा दी आपने, कठोर से करा दी, तो वो उस कंडीशन में हमारा कैसा बन जाएगा, वो अस्थायी बन जाएगा, वो इतना ज्यादा स्थायी नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमने थ्योरी में आराम से लिखा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल अधिकतर कठोर बेस के साथ एवं मृदु अम्ल अधिकतर मृदु बेस के साथ संयोग करता है। जैसे कि इसमें हमने एक रिएक्शन भी दिखा रखी है, ये हमारे पास में है बी के पास में है एक लोन पेयर, और ये हमारे पास में है ए, ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये हमारा क्या है, क्षार है। क्यों, क्योंकि क्षार ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट करेगा, तो इस कंडीशन में बी के बीच में और ए के बीच में क्या आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा BA, एक जटिल यौगिक बन जाएगा। अब HSB सिद्धांत के अनुप्रयोग, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास में है समान लिगैंड युक्त जटिल यौगिकों का स्थायित्व। जो फर्स्ट है वो हमारे पास में क्या है, समान लिगैंड युक्त जटिल यौगिकों का स्थायित्व, ठीक है। पियर्सन ने हमें समझाया था कि कठोर तथा मृदु अम्ल बेस सिद्धांत के आधार पर समान लिगैंड युक्त जटिल यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या हो जाती है, ठीक है। इसकी थ्योरी में हमने लिखा हुआ है कि पियर्सन ने कठोर तथा मृदु अम्ल बेस सिद्धांत के आधार पर समान लिगैंड युक्त जटिल यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या की। अतः जटिल यौगिक ए बी तभी पर्याप्त रूप से स्थायी होता है जबकि ए व बी दोनों कठोर हों या फिर मृदु हों। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसका हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम क्लियर करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास में है AgI2-, ठीक है। इसमें जो I है वो हमारे पास में कैसा है, मृदु अम्ल है, और जो Ag+ आयन है वो हमारे पास में मृदु अम्ल है, और जो I- आयन है वो हमारे पास में क्या है, मृदु बेस। अगर ये एक दूसरे से कंबाइन करके एक दूसरे के साथ में संयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं तो वो कैसा होगा, स्थायी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक दूसरा कंपाउंड है AgF2-, ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास में कौन है, AgF2-। अब इसमें ये कैसा है, मृदु, और ये हमारे पास में कैसा है, कठोर, ठीक है। अब मृदु कठोर से अगर रिएक्शन करने के बाद में कोई कंपाउंड बनाएगा तो वो कंपाउंड स्थायी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में हमने इसमें समझाया हुआ भी यही है कि अगर Ag रिएक्शन करता है किससे, Ag+ रिएक्शन करेगा किससे, 2I से, तो एक स्थायी कंपाउंड बना लेगा। पूछा भी आपसे एग्जाम में यही जाएगा, ठीक है, +2I-, तो ये बना लेगा क्या, AgI2-, ये एक स्थायी होगा। और बात करेंगे इसकी Ag+2F की, या F2 लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या बना लेगा आपका, ये बना देगा AgF2-, और ये हमारा कैसा होगा,
अस्थायी होगा। बस इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको यही समझाना है कि अगर दोनों के दोनों सेम है, मृदु अम्ल मृदु क्षार है, तो कंपाउंड हमारा कैसा होगा, जो यौगिक हमारा बन के आएगा वो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और अगर दोनों में से एक भी डिफरेंट है, जैसे कि एक हो गया मृदु, दूसरा हो गया कठोर, ठीक है, तो दोनों का जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अब इसमें जितनी भी हमें रिएक्शन आई हुई है वे सभी हमारी इसी बेस पर हैं। जैसे कि एक रिएक्शन हमारे पास में इसमें आई हुई है, मैं इस रिएक्शन की बात करना चाहता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास में है CSF प्लस LiI, और इस कंडीशन में हमारे पास में कंपाउंड बनता है CSI प्लस LiF। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो हमारे पास में संयोग है, ये हमारे पास में कौन सा है, कठोर है। ये जो हमारे पास में है ये कठोर है, और ये जो फर्स्ट वाला है हमारे पास में ये हमारा कैसा है, मृदु। बात करेंगे सेकंड वाले की, तो ये हमारे पास में Li कैसा है, कठोर है, और I हमारे पास में कैसा है, मृदु है। तो इस कंडीशन में इनकी रिएक्शन हो जाएगी, और मृदु जुड़ जाएगा मृदु से, और कठोर जुड़ जाएगा कठोर से, और ये क्या बना देंगे, एक स्थायी कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। और इसी टाइप की हमने और भी रिएक्शन अपने नोट्स में लिखी हुई है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो सबसे लास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ का एग्जाम्पल का हमें कुछ उदाहरण पढ़ना है, इसमें कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में है जटिल AgI2 स्थायी है जबकि AgF2 नहीं। क्यों? क्योंकि Ag और I दोनों के दोनों ही कैसे हैं, मृदु हैं। अगर मृदु अम्ल मृदु क्षार से रिएक्शन करेगा तो स्थायी यौगिक बनाएगा, और अगर मृदु अम्ल कठोर बेस से रिएक्शन करेगा तो फिर अस्थायी यौगिक बनाएगा। AgI2 में Ag और I दोनों के दोनों ही मृदु हैं। Ag मृदु अम्ल है और I मृदु क्षार है, जबकि AgF2 में Ag मृदु अम्ल है और F जो है वो हमारे पास में कठोर बेस है, कठोर क्षार है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये स्थायी यौगिक नहीं है। इसी टाइप के हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके, जो इसी बेसिस पर होंगे। क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, आपके पास में आपके नोट्स हैं, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। थैंक यू।